अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। प्री टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स से पहले। अब ये रेट प्री टैक्स पोस्ट टैक्स कैसे होता है, ये एमएफए और बीएफडी में पढ़ेंगे। तो हमने प्री टैक्स लेना है ना। हाँ, अच्छा, छोटी क्लास में ना इस्लामियात में कुछ सिलेक्टेड हदीस होती थी, तो शायद आपने कहीं बचपन में पढ़ी हो। ये बुखारी 111 सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसका इस्लाम अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके ज़बान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें। अब इसमें ना एक और एक आलिम का इसमें ओपिनियन सुना जो मुझे बड़ा मजे का लगा। इसको पढ़ के ये लगता था मुझे कम से कम कि अगर मेरे हाथ से कोई महफूज है तो इसका मतलब मैं उसको मार नहीं रहा, तो मेरे हाथ से महफूज है। या कोई मेरी ज़बान से महफूज है तो मतलब मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा, उससे झूठ नहीं बोल रहा। ये है वो जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट समझ आता है। इसका एक इनडायरेक्ट पहलू भी है। जैसे अगर मैं कहीं जाके गाड़ी खड़ी कर दी और ये ख्याल ही नहीं किया कि मैंने किसी के गेट के आगे गाड़ी खड़ी कर दी। अब वो जिसके गेट के आगे गाड़ी खड़ी की है, उन्होंने गेट खोलना था, उनको मुश्किल हो रही है। या बाइक कहीं जाके एम ही खड़ी कर दी कि मैं अभी इधर ही तो जा रहा हूँ, पता लगा वो आधी सड़क पर तो बाइक खड़ी की हुई है, लोगों को गुजरने में मुश्किल हो रही है। या फिर इतनी बेध्यानी में चल रहे हैं कि ऐसे ऐसे हाथ वो बगले के मुंह पे लग गया, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं चला। तो पता चलना चाहिए था ना, पता चलना चाहिए था। तो इसलिए हमारे जो भी एक्शंस हैं, हाथ और जबान दोनों, तो उसमें एहतियात होनी चाहिए। अगर कोई बेएहतियात है और उससे नुकसान पहुंच रहा है तो वो भी गड़बड़ी कर रहा है। क्योंकि बहुत पब्लिक प्लेस में है, कोई बहुत ऊंचा ऊंचा बात कर रहा है, गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों के साथ, तो उसके अल्फाज जो बाकियों तक पहुंच रहे हैं उसको ख्याल रखना चाहिए। तो ये हाथ और जबान से महफूज सिर्फ डायरेक्ट वाला नहीं है, इनडायरेक्ट वाला भी। कल सवाल दिया था कौन, इसका तो जवाब यस ही है, करना भी था, इसका भी यस है, इसका भी यस ही बनता है, किया है। मसले होंगे थोड़े से, बहुत सारे। चलें, जो मसले नॉर्मली कॉम को होते हैं वो बता देता हूं। एक मसला इसमें हो सकता है कि ये जो टैक्स प्री और पोस्ट, ये दो डिस्काउंट रेट दिए हैं। तो ठीक है, हमने प्री टैक्स लेना होता है तो इसमें प्री टैक्स रेट लेना था। फिर इसके अलावा इनकम टैक्स कुछ भी नहीं करना था, डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं करना। और पॉइंट नंबर 7, हम जिस प्लांट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं हमने तो उसी की फेयर वैल्यू लेनी है, उससे बेहतर प्लांट की फेयर वैल्यू थोड़ी लेनी है। तो 350 है जो उससे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्लांट है, होता है, हमें क्या लगे, हम तो बात कर रहे हैं हमारे पास जो प्लांट है वो कितने का है। तो हमें एक पार्टी ने ऑफर लगाई हुई है 250 की, तो ये है फेयर वैल्यू। और 7 मिलियन शिपिंग कॉस्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन, तो ये कॉस्ट टू सेल है। तो 350 का कुछ भी नहीं करना। और आपने कुछ पूछना है तो पूछें, नहीं पूछना। चलें फिर एक सवाल और करते हैं। स्प्रिंग 18 नहीं, ऑटम 18 अटेम्प्ट का एक सवाल होगा। ऑटम 18, एप्रिकॉट पाकिस्तान लिमिटेड। मिल गया, पढ़ ले, मैं करता हूं। एप्रिकॉट पाकिस्तान लिमिटेड के नाम से एक सवाल है, ऑटम 18, पढ़ लें।
क्या हुआ? नहीं देगा, क्योंकि पोस्ट टैक्स कैलकुलेट करना ये आपका काम थोड़ी है फेयर वन का। चने पढ़ लिया होगा। हम 30 जून 18 पे खड़े हैं कि 30 जून 19 पे? 18 पे रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 जून 18। तो फिर ये 30 जून 19 का कह के टेबल क्या दिया हुआ है? फिर ये नेक्स्ट ईयर है, ये ईयर 1 की फिगर्स हैं। और रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई? 3 साल रिमेनिंग लाइफ रह गई। और इंपेयरमेंट टेस्टिंग है तो कैरिंग अमाउंट तो उसने बता दी पहले पैराग्राफ में। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई एतराज परेशानी नहीं। उसके बाद वैल्यू इन यूज का डाटा है और सबसे आखिर में फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल का डाटा है। वैल्यू इन यूज 1 2 3 2019 का डाटा, यानी ये 2019 है। क्या क्या है? सबसे पहले क्या है? इनफ्लोज हैं जो एसेट की अभी इस वक्त हैसियत है उससे जो आएंगे। तो हाँ ठीक है, यही तो चाहिए थे 250। और ऑपरेशनल कॉस्ट, हाँ तो डेप्शन के साथ होनी चाहिए थी, नहीं अलग ही चाहिए थी। कितनी? 25। डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। एक्सपेंसेस टू बी पेड, मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था जिसकी मिसालें दी थी, डेटर की, स्टॉक की, क्रेडिटर्स की। कॉन्सेप्ट ये है कि जो साल गुजर चुका उसमें जो मशीन का यूज हो चुका उससे रिलेटेड जो भी पैसा अगले साल आना जाना है वो नहीं करना कैश फ्लो में शामिल। तो इस चौथी लाइन का मतलब ये है कि 2018 में कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे, हो सकता है वर्कर्स से काम लिया हो, उनको पैसे अभी ना दिए हो, वो 19 में देने हो, तो ये 19 के कैश आउटफ्लो में नहीं आएंगे। तो इस चौथी लाइन का कुछ नहीं करना। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्लांट कैपेसिटी, तो इसको इग्नोर। ये हो चुका है कि होना है? कैसे पता होना? कैसे पता ये कैपेसिटी इंक्रीज नहीं की? भाई 19 का डाटा दिया हुआ, अगले साल का डाटा दिया हुआ है, तो अभी नहीं हुआ ये काम, तो हमने कल को होने वाली अपग्रेडेशन नहीं कंसीडर करनी होती और उसके जो फल मिलने हैं वो भी कंसीडर नहीं करने। तो 60 और 40 का कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट कुछ नहीं करना। मेंटेनेंस कॉस्ट 15। टैक्स नहीं। ये हो गए ईयर 1 के कैश फ्लोस। तो 2-3 का क्या? 2-3 के बारे में वो कह रहे हैं कि 15% कम हो जाएगा। क्या? ये सारे। तो चाहे इन तीनों को एक एक करके कर लें या टाइम बचाएं और इनका करें टोटल, और उस 210 को यहां ले लें। बजाय इसके कि इन तीनों लाइनों को लिखें तो बस 210 का कर लेते हैं। तो 210 इस साल कम हो जाएगा कितना?
17 पॉइंट, फिर अगले साल 15% और कम हो जाएगा 151.73। मैंने वो टेस्ट वाला सवाल कहा था करने को। हाँ तो अगले साल होगी ना, अभी इस वक्त थोड़ी अपग्रेडेड है, ये तो फ्यूचर में ना, यहाँ पर प्लांट्स डिस्पोजल वैल्यू चाहिए था, तो ये वो डिस्पोजल वैल्यू ही है। हाँ जी 100, तो 210 178.5 251.73। डिस्काउंट रेट कौन सा वाला लेंगे? 9%, तो 9% पे 0.9 0.2, बस 0.2। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हमें एक पार्टी ने रेट लगाया है अभी अगर बेचना है तो, एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड 570 की, तो इसमें से कॉस्ट टू सेल माइनस करनी है, जो कि फॉलोइंग में से डिलीवरी टू कस्टमर, हमें कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा, कॉस्ट टू सेल है। लीगल कॉस्ट, कॉस्ट टू सेल है। कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस, नहीं। तो 45 और 10 515, तो रिकवरेबल हो गई है। $537.2 और कैरिंग अमाउंट है 610 72.8। क्या नहीं, इमीडिएटली का मतलब है कि अभी अगर बेचना है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये होता है ना कि अभी बेचना है तो। हाँ जी बताएं इसमें मसाइल, कोई बहुत मुश्किल काम, इम्पेयरमेंट, ठीक। चलिए जी, अब ऐसा करें कि मैंने हेडिंग दी हुई है ऑलरेडी, आपने दोबारा लिखनी है तो लिख लें। मैंने ऑलरेडी हेडिंग दी थी मेजरमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। इसके हवाले से ना 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये एमसीक्यूज में भी काम आ सकते हैं। बड़ी हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, तो ये नहीं कह रहा कि आप वही पीछे जाके लिखें, बस वैसे बता रहा था कि यही हेडिंग चल रही है बस। तो बस अब आगे और कुछ, अच्छा दोबारा से इतनी बड़ी हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, मेन हेडिंग वही चल रही है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ही चलते हुए कह रहा हूं कि 2-3 अंग्रेजी की बातें बता रहा हूं, ये एमसीक्यूज में काम आ सकती हैं। नंबर 1, अगर एक एसेट की कैरिंग अमाउंट है 200 और उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 210 है, तो वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने का तकल्लुफ करें या रहने दें? ना करें, क्यों? क्योंकि या तो वो इससे कम होगी तो फिर ये रिकवरेबल होगी, और अगर वो इससे ज्यादा हुई तो फिर वो और ज्यादा रिकवरेबल होगी, तो एसेट तो हरगिज भी इंपेयर्ड नहीं। वैल्यू यूज से कम हो जाएगी तो ये रिकवरेबल है, तो एसेट नहीं है इंपेयर्ड, और अगर वैल्यू यूज उससे ज्यादा हुई तो रिकवरेबल और ज्यादा होगी, तो एसेट बिल्कुल इंपेयर्ड नहीं है। लिखें अंग्रेजी, if either of fair value less cost to sell, fair value less cost to sell or value in use is higher than assets carrying amount, then the asset is not impaired
the asset is not impaired, and it is not necessary to calculate the other amount. कौन सी अदर अमाउंट? कोई एक वैल्यू अगर हमारे लिए इजीली निकल आई है और वही कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो फिर एसेट है ही नहीं इम्पेयर्ड, तो दूसरी अमाउंट कैलकुलेट करने पे टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ, ये मैंने आपको कहा एमसीक्यूज में काम आएगा अगर न्यूमेरिकल सवाल है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही कैरिंग अमाउंट से ज्यादा आ जाती है तो वैल्यू यूज करनी है कैलकुलेट, क्योंकि उसने कैलकुलेशन चेक की हुई है। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है सवाल में ट्रू फॉल्स लिखा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, उनमें ये लिखा हो कि इन एनी केस दोनों वैल्यूज लाजमी कैलकुलेट करनी होती हैं, या कुछ इस तरह से लिखा हो कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, नाउ मैनेजमेंट मस्ट एस्टिमेट वैल्यू यूज। तो इस तरह से ये एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स में टेस्ट हो सकती है बात। दूसरा पॉइंट देखें, इफ फेयर वैल्यू, अच्छा पीपी खरीदने का या पीपी खरीदने का मेन मकसद को बेचना होता है या यूज करना, तो रिकवरेबल अमाउंट का ज्यादा जरूरी जो है ना वो वैल्यू यूज होना है। इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, if fair value less cost to sell of any asset cannot be determined, if fair value less cost to sell of any asset cannot be determined, then its value in use will be considered as recoverable amount. Value in use will be considered as recoverable amount. अगला पॉइंट लिखें। अच्छा, ये वाला पॉइंट तो पक्का है ही एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि इसमें जो अंग्रेजी लिखवाने लगा हूं वो आपसे ऊंची लेवल की है, सीफैप लेवल की है, तो बस एमसीक्यूज की हद तक इसको याद कर लेना तीसरे पॉइंट को। इफ वैल्यू इन यूज ऑफ एनी एसेट, अच्छा ऑफिस में जो एसी लगा हुआ है उसकी वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी? इनफ्लोस क्या होंगे? इनफ्लोस, कैश इनफ्लोस नहीं होंगे ना, तो इसकी वैल्यू यूज नहीं निकल सकती। इफ वैल्यू इन यूज ऑफ एनी एसेट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बिकॉज it does not generate independent cash flows, तो भी वो हवाई फेंक रहा होगा ना, वो कौन से पैसे फेंक रहा होगा, लेकिन उससे तो यूनिट्स नहीं बन रहे होंगे ना। हाँ चलिए अंग्रेजी पूरी लिखने पे बताता हूँ। क्या लिखा? बिकॉज इट डज नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज देन वैल्यू इन यूज विल बी डिटरमिन्ड, for the cash generating unit, इसको प्यार से CGU भी कहते हैं, CGU। then value in use will be determined for the cash generating unit of which the asset is a part. इसका मतलब यह है कि फैक्ट्री में जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग से क्या कैश जनरेट हो रहा है? बिल्डिंग से प्रोडक्ट बन रहा है? नहीं, लेकिन ये सब फैक्ट्री के एसेट्स मिल के प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इन सबको मिला के जो ग्रुप होता है उसको कैश जनरेटिंग यूनिट कहते हैं, और वो आप CFAP 1 में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इस पॉइंट को इतना याद रखते हैं जो लिखा है। अभी आपके सिलेबस में ना सिंगल एसेट है, CFAP 1 में फिर सारा IAS 36 है। चलिए ठीक है, ये मेजरमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट काफ़ी है। अब नहीं, ये जो पॉइंट्स लिखवा रहा था काफ़ी है। अब एक हेडिंग लिख लेना कि
क्या लिखेंगे, पूरी बात सुन लें। जिस एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग का सवाल है वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे कैरी होता है, तो कुछ नसीहतें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं उन एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए जो रीवैल्यूएशन मॉडल पे मेजर होते हैं। वो पीपीई जो रीवैल्यूएशन मॉडल पे मेजर होते हैं उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग के हवाले से कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। जिनको भी हेडिंग समझ नहीं आई, मैं अब कुछ पॉइंट्स बताने लगा हूं उन एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग के हवाले से जो रीवैल्यूएशन मॉडल पे मेजर होते हैं। उर्दू में बताऊंगा, जिसने इंग्लिश, पश्तो, उर्दू, पंजाबी जैसे लिखना है लिख लेना। पहली बात ये लिख लें कि किसी पीपीई का अगर इंपेयरमेंट टेस्टिंग का सवाल है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो कॉस्ट मॉडल पे मेजर होता है। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे मेजर होता तो सवाल वाला बताएगा। अल्फाज रट के लिखेंगे तो अल्फाज तो गिर गए, इधर उधर पकड़े नहीं गए आपसे, इसलिए पूरी बात सुन के फिर अपने अल्फाज में लिख लें। दोबारा बता रहा हूं, जिस पीपीई का इंपेयरमेंट टेस्ट का सवाल है वो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट मॉडल पे ही कैरी होता होगा। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे होता तो सवाल में बताते। और इतनी मुश्किल बात तो नहीं की मैंने। जिस पीपीई का इंपेयरमेंट टेस्ट का सवाल है बाय डिफॉल्ट वो कॉस्ट मॉडल पे मेजर होता है। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे मेजर होना होता तो सवाल वाला खुद बताएगा। दूसरा पॉइंट लिखें, बल्कि दूसरा पॉइंट पहले ना 3 मिसालों से समझा रहा हूं, फिर उसका कंक्लूजन बताता हूं। दूसरा पॉइंट लिखाने लगा हूं, लेकिन पहले समझ लें। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स जो बता रहा हूं 2-3 जितने भी हैं, ये उन पीपीई की बात हो रही है जो रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं, और सवाल वाला बताएगा रीवैल्यूएशन मॉडल है। तो हमारी बुक्स में एक एसेट की कैरिंग अमाउंट आ रही थी 100 और उसकी फेयर वैल्यू है 110, कॉस्ट टू सेल 0 है, वैल्यू इन यूज है 105। पहले IS 16 लगेगा कि पहले IS 36? किसी भी एसेट पे पहले IS 16 अप्लाई होगा या पहले IS 36? क्यों? क्योंकि 36 से पहले आता है। हाँ जी, क्योंकि IS 36 में रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर किससे करना है, तो कैरिंग अमाउंट निकलेगी तो IS 36 की बारी आएगी ना, तो पहले IS 16 लगता है। अब क्योंकि ये रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो ये तो बात की बात है, पहले रीवैल्यू करना पड़ेगा। पहले इसको रीवैल्यू करके 110 बनाएंगे। अब इसको कंपेयर करते हैं रिकवरेबल अमाउंट से, वो कितनी? 110। इंपेयरमेंट लॉस जी, एक और मिसाल। कैरिंग अमाउंट है 180, फेयर वैल्यू है 175, कॉस्ट टू सेल है 0, वैल्यू इन यूज है 184।
हाँ जी, पहले तो रीवैल्यू होगा और फिर रिकवरेबल अमाउंट 184, इंपेयरमेंट कोई इंपेयरमेंट नहीं। चलिए एक कलर और है, एक मिसाल और देते हैं। कैरिंग अमाउंट 200, फेयर वैल्यू 215, कॉस्ट टू सेल 0215, वैल्यू इन यूज 230। जी, पहले तो IS 16 लग के री वैल्यू होगा 215, फिर रिकवरेबल अमाउंट 230, इंपेयरमेंट 0। ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं आ रहा है पेमेंट लॉस? क्योंकि इन तीनों में कॉमन बात यह है कि कॉस्ट टू सेल 0 है। जब IS 16 में रीवैल्यू करना है तो रीवैल्यू करके इस 110 तक के इस 110 तक लाना है। रीवैल्यूएशन तो फेयर वैल्यू पे करनी है। क्योंकि कॉस्ट टू सेल 0 है, इसलिए रिकवरेबल अमाउंट इससे कम हो ही नहीं सकती। रिकवरेबल अमाउंट इससे कम नहीं हो सक रही। क्यों? क्योंकि कॉस्ट टू सेल है नहीं, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी यही हुई और इसी अमाउंट तक वो रीवैल्यू करके कैरिंग अमाउंट भी पहुंची हुई है। तो वैल्यू इन यूज अगर इससे कम हुई तो ये रिकवरेबल, और वैल्यू इन यूज अगर ज्यादा हुई तो और ज्यादा रिकवरेबल। तो एसेट तो इंपेयर ही नहीं। अगर कॉस्ट टू सेल 0 है तो एसेट को रीवैल्यू कर लें, इंपेयरमेंट लॉस आएगा ही नहीं। तीनों को गौर से देख के देख लें, कोई और मिसाल जो मर्जी बना लें, 0 ही आएगा। नहीं देनी ना, अभी तो इसकी तो कॉस्ट टू सेल 0 वाली बता रहा हूं। हाँ जी, तो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर कॉस्ट टू सेल 0 हो, अगर कॉस्ट टू सेल 0 है और सवाल में फेयर वैल्यू भी दी हुई है, अगर कॉस्ट टू सेल 0 है और फेयर वैल्यू भी दी हुई है, तो एसेट को बस रीवैल्यू कर दें, इंपेयरमेंट टेस्ट की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा कि अगर कॉस्ट टू सेल 0 है और फेयर वैल्यू भी दी हुई है, तो एसेट को बस रीवैल्यू करेंगे, इंपेयरमेंट टेस्ट की जरूरत ही नहीं होगी। और ये पॉइंट लिख के ये तीनों मिसालें नोट भी कर लेना, फिर कॉस्ट टू सेल डाल के बताता हूं। कॉस्ट टू सेल ये ले कम, इधर कम थी ना, ये है, इधर कम कर दूं, कम कर देते हैं। कितनी कर दूं बताए? 2% ले लूं? कितनी ले लूं? 170 कर दे, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा? 215 होगी ना, तो नहीं होगा मेरे। क्या जी? ये कौन सी एसएमयू के लिए बैंक है ना? नहीं, न्यूमेरिकल सवाल में भी है, मतलब मैंने एक दो सवाल बनाए हुए हैं।
बल्कि आप हाँ कह सकते हैं एमसीक्यूज, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले सवाल में मैं आपको ये बातें ना भी बताता तो भी कैलकुलेट करने लगते तो पता चल ही जाता कि नहीं है। तो न्यूमेरिकल सवाल में ये मैं ना भी बात बताऊं तो ये डिटरमिन तो स्टूडेंट कर ही देगा। तो मेनली आप समझ लें कि एमसीक्यूज के लिए जी हाँ जी चलिए कॉस्ट टू सेल डाल देते हैं। ये मिसालें नोटेड अगर नहीं हाँ जी ये बताएं क्या करूँ। 107 सॉरी जी ये रीवैल्यू होके 107 तक आएगा। रिकवरेबल क्या हो जाएगी 107 ठीक जी रीवैल्यू होके ये 175 ही आएगा और रिकवरेबल जी पहले तो रीवैल्यू के यहां तक पहुंचा। हाँ जी अब क्या कोई कंक्लूजन समझ आ रहा है। नहीं बात डाउनवर्ड की नहीं है। यहां कौन सा डाउनवर्ड हुआ था। अगर कॉस्ट टू सेल है तो पहले रीवैल्यू तो करें फिर मेजरमेंट टेस्टिंग भी करें। नहीं डाउनवर्ड अपवर्ड का कोई मसला नहीं है। अगर कॉस्ट टू सेल है तो फिर पहले रिवैल्यूएशन करें फिर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करके देख लें। अच्छा ये दोनों बातें मैं अगर ना भी बताऊं ना तो सवाल सॉल्व करते हुए न्यूमेरिकल ये पता चल ही जाएगा। तो चाहे नॉलेज के लिए कह लें बताया है या हो सकता है एमसीक्यूज में ये बात टेस्ट हो जाए। दोबारा बता रहा हूं अगर कॉस्ट टू सेल है तो रीवैल्यू करना है पहले और फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट भी करके देखना है। हो सकता है लॉस हो सकता है ना हो। अगर कॉस्ट टू सेल है तो पहले रीवैल्यू करें उसके बाद इम्पेयरमेंट टेस्ट भी करें। हो सकता है इम्पेयरमेंट लॉस हो सकता है ना हो। अच्छा इसी हवाले से ना एक बात और कर रहा हूं अगर नॉलेज के लिए समझ लें अगर काम की लगे तो लिखना अगर नहीं तो इग्नोर कर देना। इसी सूरत में चलिए एक बात सुन लें। इस सूरत में इंपेयरमेंट लॉस कॉस्ट टू सेल से ज्यादा नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम इंपेयरमेंट लॉस चार्ज हुआ भी तो कॉस्ट टू सेल से ज्यादा नहीं हो सकेगा। क्यों चले रहने दें ज्यादा ऊंची बात होगी। मैंने कहा है इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि इंपेयरमेंट लॉस हो सकता है हो सकता है ना हो लेकिन अगर हुआ भी तो कॉस्ट टू सेल से ज्यादा अमाउंट का लॉस नहीं हो सकता। क्यों क्योंकि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कम नहीं हो सकती रिकवरेबल अमाउंट। ज्यादा हो सकती है कम नहीं हो सकती। और रीवैल्यूड अमाउंट और इसमें फर्क कॉस्ट टू सेल का ही है। तो मैक्सिमम अगर इंपेयरमेंट लॉस इस सूरत में हुआ भी तो कॉस्ट टू सेल जितना ही होगा। लेकिन अगर ये बात ऊपर से जा रही है तो ना पिछले ज्यादा कोई बात नहीं जाने देंगे ऊपर से। और अब आखिरी पॉइंट ये लिख लें एग्जांपल नोट कर रहे हैं तो कर लें फिर आखिरी पॉइंट बस। कल मैं आपको ना रिवर्सल कराऊंगा शाम को हाँ आज रात को है जी।
अभी मैं कैमरा बंद करके बताता हूँ। हाँ हाँ, इससे ज्यादा नहीं होता, मतलब इसमें आप जो मर्जी सिनेरियो बना लें, कॉस्ट टू सेट से ज्यादा नहीं निकलेगा इम्पेयरमेंट। लेकिन ये सारी बातें तब हो रही हैं अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो। अच्छा, जो मैंने भी आखिरी बात की है और किसी को समझ आई भी है, ये जो मैंने कहा लॉस कॉस्ट टू सेट से ज्यादा नहीं हो सकता, ये तब हो रही है बातें जब फेयर वैल्यू है और एसेट रिवैल्यू कर रहे हैं। आखिरी पॉइंट ये लिखें, ये भी पहले समझ लें, पहले ज़बानी समझ लेना। जो अभी पॉइंट लिखा है, जो उससे पहले लिखाया, एसेट रीवैल्यू कर रहे हैं हम, इसमें रीवैल्यू करने के बाद इंपेयरमेंट टेस्ट हो रही है। पिछले में जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्यों जरूरत नहीं पड़ रही थी, कौन सी सेल नहीं थी, लेकिन दोनों पॉइंट में रीवैल्यू कर रहे हैं। तो जब रीवैल्यू कर रहे होते हैं तो एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करते हैं और कुछ 4-5 पॉइंट्स पहले लिखवाई थी एक बात, कि अगर किसी एसेट की फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही तो वैल्यू इन यूज को रिकवरेबल मान लें। तो अगर किसी टाइम पे फेयर वैल्यू नहीं पता थी तो इस पे रीवैल्यू कर लें, है? हो सकता है कभी ना बताओ, रिवैल्यूएशन जरूरी है हर साल रीवैल्यू होगा? नहीं, सवालों में जो आए 16 के सवाल थे लाजमी हर साल रीवैल्यू होता था? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है सवाल में फेयर वैल्यू नहीं दी थी, फिर किसी एक साल में नहीं दी थी, फिर तो फिर वैल्यू इन यूज पे रीवैल्यू कर देंगे, रीवैल्यू नहीं फिर करेंगे, इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी नहीं करेंगे, वो करेंगे वैल्यू इन यूज से काम चलेगा। अगर किसी साल फेयर वैल्यू नहीं पता, अच्छा सारी बातें तब हो रही हैं अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है। तो आखिरी पॉइंट ये लिख लें कि अगर किसी पॉइंट पे फेयर वैल्यू नहीं पता, वैल्यू इन यूज पता है, सवाल में किसी पॉइंट ऑफ टाइम की फेयर वैल्यू नहीं गिवन लेकिन वैल्यू इन यूज गिवन है, तो फिर रीवैल्यू नहीं करेंगे, इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। अभी चल रही है बात, एक जुमला लिखना है और अभी यहां तक लिखा। लेकिन इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हुए, यानी इसकी जो टेक्निकल बताऊंगा मैं, एक्यूमुलेटेड नहीं कर देनी। पता नहीं क्या कह दिया मैंने, दोबारा सुने। अगर फेयर वैल्यू है तो अभी पिछले 2 पॉइंट्स में क्या बात हो रही थी कि पहले एसेट रीवैल्यू होगा, रीवैल्यू होगा तो प्रॉपर अकाउंटिंग होगी, एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना और एसेट को रीवैल्यू करना। अब मैंने ये बात की है कि अगर किसी पॉइंट पे फेयर वैल्यू नहीं दी हुई, वैल्यू यूज दी हुई है बस, तो रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे और उसकी जो भी अकाउंटिंग है, जो कल बताऊंगा, शाम को बताऊंगा, एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट नहीं कर देंगे, क्योंकि रीवैल्यू नहीं कर सके तो एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट भी नहीं कर रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में दोबारा बता दूंगा। चल ठीक है जी, कैमरे को अल्लाह हाफिज।